Hello everyone. So in this video we'll be learning about the data sciences. So this is our third chapter, or we can say the third unit of the artificial intelligence. So इसमें हम लोग पढ़ेंगे what about the data science, the applications of the data science, and how we can collect the data and what is data access. Okay, so let us start. डाटा साइंस में आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ द एआई. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी विच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट डाटा. तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है? डाटा पे. सो इट इज़ द डाटा विच इज़ फेड इनटू द मशीन विच मेक्स इट इंटेलिजेंट. तो जो हम डाटा मशीन को देंगे उसी हिसाब से मशीन जो होती है वो इंटेलिजेंट बनती है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाटा वी हैव एआई. AI can be classified into three broad domains. So first is your data science. तो data science में हमारा जो उसको इनपुट देते हैं तो हम इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा. वेयरएज जब हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, सीवी की, तो हम लोग मशीन को जो डाटा इनपुट करते हैं या फेड करते हैं मशीन को डाटा, वो होता है इमेज या फिर विजुअल डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियोस हो गया. देन इज इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP जो डोमेन, थर्ड डोमेन है, उसमें हम लोग जो इनपुट देते हैं मशीन को, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड द स्पीच डाटा. ठीक है, बट वो नॉर्मली आपका लैंग्वेज वाला डाटा होता है. सो दीज आर द थ्री डोमेन्स ऑफ AI. सो लेट अस सी व्हाट इज डाटा साइंस. सो इट इज अ कॉन्सेप्ट टू यूनिफाई स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिसिस, machine learning and the related methods in order to understand and analyze actual phenomena with the data. सो बेसिकली हमारा स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस से रिलेटेड हमारा ये कॉन्सेप्ट है डाटा साइंस का. सो इट एम्प्लॉयज टेक्निक्स एंड थ्योरीज ड्रॉन फ्रॉम मेनी फील्ड्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस. तो ये सारे हमारे जो फील्ड्स हैं ये इसके अंदर डाटा साइंस के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस. तो डाटा साइंस में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहने का मतलब ये हुआ. सो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस व्हिच आर यूज्ड इन डाटा साइंस. फॉर एग्जांपल फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन. नाउ फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू अ बैंक एंड आस्क फॉर अ लोन, तो वो आपका ऑटोमेटिकली पहले का जितना भी प्रोफाइल होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, आपने प्रीवियस कोई लोन लिया हुआ है उसका रीपे कैपेसिटी क्या था आपका, on the basis of that it can automatically detect whether the loan should be given to you or not. So this is a field of the finance wherein it automatically detects and then वो अपने आप ही कंप्यूटर जो है, AI जो है, ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर देगा कि मेरे लोन रीपेमेंट की कितनी कैपेसिटी होगी और कितनी प्रोबेबिलिटी होगी. सो इट एक्चुअली हेल्प्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन. ओके, The next field is your genetics and genomics. So genetics and genomics basically हमारे बायोलॉजी वाला फील्ड है, जहाँ पे हमारा जो है इनपुट जो होगा that is basically the genes and उसके बेसिस पे it helps in the diagnosis of lots of diseases. Okay, then is the third field of the data science is internet search. So internet में जो भी हम सर्च करते हैं, again that is an application of your data science only because हम उसको सारा डाटा पे वर्क वो कर रहा है. ठीक है. देन इज द टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स. सो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ टीचर एंड आई नॉर्मली वर्क विद द एजुकेशनल कंटेंट, तो मुझे वो उसी तरीके के एड्स दिखाएगा. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स. अब मुझे कोई ऐसे एड्स तो नहीं दिखाएगा जिनको मुझे जरूरत ही नहीं है. ओके, सो दैट इज योर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. देन इज योर वेबसाइट रिकमेंडेशंस. तो वेबसाइट रिकमेंडेशंस का मतलब ये हो गया कि वेबसाइट अपने आप आपको खुद रिकमेंड कर रही है कि आप ये कंटेंट देखो. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेजन प्राइम पे जाते हो और आपकी जो मूवी देखने की जो प्रेफरेंसेस हैं उसको वो जानता है कि आपको ये वाली मूवीज, इस तरीके की मूवीज ज़्यादा पसंद है, सो ऑटोमेटिकली वो रिकमेंड कर रहा है आपको. सो दैट इज बेसिकली नोन एज योर वेबसाइट रिकमेंडेशंस. एंड देन फाइनली एयरलाइन रूट प्लानिंग में भी हमारा डाटा साइंस यूज होता है कि कौन सा रूट प्लेन को लेना चाहिए एंड बाकी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल लैंडिंग और बाकी टेक ऑफ, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस AI एप्लीकेशन, दैट इज योर डाटा साइंस. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज डाटा कलेक्शन. So data collection होता क्या है? In AI it refers to the process of gathering relevant data from various sources to train machine learning models. तो डाटा कलेक्शन का मतलब ये हो गया कि हम अपना relevant डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं
And AI systems learn patterns, make decision and improve over time based on the quality and quantity of data they receive. तो जिस तरीके की क्वांटिटी होगी और जिस क्वालिटी का डाटा होगा, जितना अच्छा डाटा होगा उतनी ही बेटर उसकी परफॉर्मेंस होगी. ओके, नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द डाटा कलेक्शन. आप डाटा कलेक्शन कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो? आप डाटा कहीं से भी, नॉर्मली आप देखें, जब हम बात करें डाटा कलेक्शन की, तो डाटा आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो. नॉर्मली डाटा कलेक्शन की हम जब बात कर रहे हैं तो डाटा कलेक्शन इज रिलेटेड टू डाटा एक्विजिशन. तो डाटा एक्विजिशन आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में किस तरीके का आपको डाटा मिलेगा? बैंक में आपको डाटा मिलेगा रिलेटेड टू लोन, दी अकाउंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, किन के अकाउंट हैं, लोकर के ऑनर्स के डाटा मिलेगा, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, बैंक के विजिटर्स का डाटा मिलेगा. अगर हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम मशीन में किस तरीके का डाटा मिलेगा? यूसेज डेली पर डे, कैश कितने उसमें स्टोर्ड हैं मशीन के अंदर, एंड देन विजिटर डिटेल्स एक्सेट्रा. देन मूवी थिएटर में जाते हैं तो मूवी की डिटेल, टिकट कितनी ऑफलाइन सोल्ड हुई, देन टिकट्स कितनी ऑनलाइन सेल हुई, देन इज रिफ्रेशमेंट परचेज कितना किया गया. सो कहीं हर जगह पे आपको डाटा मिल सकता है. इवन आपके क्लासरूम में कोई ना कोई डाटा आपको मिलेगा, इवन इन योर स्कूल, इन योर सिटी. सो यू कैन कलेक्ट डाटा फ्रॉम एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. नाउ सो डाटा कलेक्शन के हम जब बात कर रहे हैं तो सोर्सेज ऑफ डाटा, सो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ डाटा. सो अगर हम ऑफलाइन डाटा कलेक्शन की बात करें तो वी कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द सेंसर्स, सर्वेज, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस. तो दीज आर द 4 डाटा ऑफलाइन डाटा कलेक्शन वे जहां से आप कलेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा और भी हैं. दीज आर सम ऑफ द ऑफलाइन डाटा कलेक्शन वेज. देन इज ऑनलाइन डाटा कलेक्शन की बात करें तो कुछ ओपन सोर्स गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल data.gov.in, एंड कुछ आउटसोर्स्ड ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं जैसे कि केगल. ठीक है, इट्स एन ओपन सोर्स डाटा वेबसाइट. सो यू कैन जस्ट गो टू kaggle.org, KAGGLE.org. तो वहां से भी आप डाटा फेच कर सकते हो. एंड देन इज देयर आर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओपन सोर्स स्टैटिस्टिकल वेबसाइट्स एज वेल, जहां से आप ऑनलाइन डाटा कलेक्ट कर सकते हो. सो वाइल एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम एनी ऑफ दीज डाटा सोर्स, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए. जैसे कि फर्स्ट है, डाटा विच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूसेज ओनली शुड बी टेकन अप. मतलब कि जो अलाउ करता है कि आप इस डाटा को यूज कर सकते हो वही डाटा हमें लेना चाहिए. दूसरा है पर्सनल डाटा सेट्स. पर्सनल डाटा सेट मतलब किसी का पर्सनल डाटा अगर वो है तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन पहले हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसके यूजर से. तीसरा है, वन शुड नेवर ब्रीच समवन्स प्राइवेसी टू कलेक्ट डाटा. अगर हमें डाटा कलेक्ट करना है तो उसकी प्राइवेसी को हम ब्रीच नहीं कर सकते, दैट इज एन ऑफेंस. ओके. चौथा है, डाटा शुड ओनली बी टेकन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज एज द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम रैंडम सोर्सेज कैन बी रॉन्ग और अनयूजेबल. और ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स का मतलब हो गया कि वहां आपको जो डाटा मिलेगा वो जेन्युइन होगा. आप अगर कहीं से भी नेट पे गए, सर्च किया, डाटा फेच किया, हो सकता है वो डाटा गलत हो. सो वो आपका एआई मॉडल भी गलत क्रिएट होगा. सो द डाटा शुड बी फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स. Okay, and reliable sources of data ensure the authenticity of data, which helps in proper training of the AI model. So data collection बहुत important part है आपका किसी भी AI मॉडल को डेवलप करने के लिए. Now, जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो डाटा स्टोर करने के लिए कुछ कॉमन फॉर्मेट्स यूज होते हैं. So some of the commonly used formats in which data can be available or stored are, पहला आपका तरीका है फॉर्मेट, that is your CSV. CSV stands for comma separated value. तो CSV का मतलब क्या हुआ? Comma separated values. Now it is a simple file format used to store tabular data. तो आप टेबल के फॉर्मेट में डाटा को स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपका हर लाइन जो होगा, मतलब इसमें नाम आपका आ रहा है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब हर 2 डाटा के बीच में कॉमा लगा हुआ होगा. सो दैट इज, अभी आपको CSV फाइल क्रिएट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी. अगर हम थ्योरी की बात करें तो CSV को आप समझ सकते हो, इट इज बेसिकली अ फॉर्मेट ऑफ द डाटा इन विच द डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म वेयर द 2 डाटा इज सेपरेटेड बाय कॉमा. सो 2 जो डाटा होगा वो कॉमास के, उनके 2 डाटा के बीच में कॉमा होगा. नाउ ईच लाइन ऑफ दिस फाइल इज अ डाटा रिकॉर्ड एंड ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 or more fields which are separated by commas. Since the values of records are separated by comma, hence they are known as CSV files. So let us take for example कि यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन किया हुआ है. Now I want to store the data in a CSV format. तो कैसे करेंगे?
Let's say for example, if I write 15643, this is what my school number, let's say, and then the name is ABCD, and then the class is 10, and then the section is A, and then the house is Surya. So this is how the data, आप देख रहे हो, तो इसमें किस किस तरीके का, इसमें स्कूल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, हाउस है. तो नाउ यू कैन सी 5 काइंड्स ऑफ डाटा इज देयर, और हर डाटा के बीच में क्या है, कॉमा. सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस as a comma separated value. So I hope you have understood about this. Now let us see the another kind of the another format in which the data is stored. The another format in which the data is stored is your spreadsheet. तो आप spreadsheet के फॉर्म में भी डाटा को स्टोर कर सकते हो. तो स्प्रेडशीट बेसिकली क्या हो गया, इट इज बेसिकली योर रोज एंड कॉलम आपका, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट ओनली. तो आप उस फॉर्मेट में भी डाटा को स्टोर कर सकते हो. नाउ दिस इज आवर स्प्रेडशीट. तो यहां पे आप कॉलम और रोज के फॉर्मेट, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल नंबर वही था, तो आई कैन जस्ट टाइप इन द हेडिंग हियर, ओके, देन द नेम, क्लास, सेक्शन, and then the house. So now I can store the data in this rows and column format. तो मैंने स्कूल नंबर डाला, then name डाला ABCD, class डाला 10, then section डाला मैंने A, house डाला मैंने सूर्या. So I can enter more details. So again this is one of the format in which the data is stored, and this format is known as your spreadsheet. तो पहला हो गया CSV, second हो गया spreadsheet, पहला CSV हो गया, second spreadsheet हो गया, and third is your SQL. आप SQL के फॉर्मेट में भी डाटा को स्टोर कर सकते हो, और SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो इट इज अ डोमेन specific language which used in programming and is designed for managing data held in different kinds of DBMS software. तो अब DBMS सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया जैसे MySQL हो गया, अभी आपके सिलेबस में नहीं है MySQL, लेकिन DBMS सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां पे आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हो, और उसका स्टोरेज और रिट्रीवल का जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो दीज आर द 3 कॉमन फॉर्मेट्स फॉर स्टोरिंग योर डाटा. वन इज CSV, second is spreadsheet, थर्ड इज योर SQL. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ अब आते हैं कि हमारा डाटा तो हमारे पास है, ठीक है, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उस डाटा को एक्सेस कैसे करें. मान लो आपने कहीं एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गए, data.gov.in पे गए, और वहां से एक आपने CSV फाइल डाउनलोड कर ली, उसके अंदर पूरा एक लेट्स से फॉर एग्जांपल की टेम्परेचर प्रीवियस 20 ईयर्स का टेम्परेचर की लिस्टिंग उसके अंदर है. अब उसको एक्सेस कैसे करें. तो उस डाटा को एक्सेस करने के लिए पाइथन के अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं. सो देयर आर डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो वो लाइब्रेरीज को हम यूज कर सकते हैं. तो उन लाइब्रेरीज या पैकेजेस को हम बोल सकते हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो NumPy, Pandas और Matplotlib. सो दीज आर 3 लाइब्रेरीज वी कैन से, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज पैकेजेस. तो इनको हम या तो पैकेज बोल सकते हैं, या तो हम इनको पैकेज बोल सकते हैं, या फिर इन तीनों को हम लोग लाइब्रेरी बोल सकते हैं. सो वी कैन कॉल देम एज लाइब्रेरी एज वेल. सो दीज आर द 3 लाइब्रेरी, NumPy, Pandas and Matplotlib. In your higher classes you will be learning more about these libraries. So these are the libraries available in Python programming language. तो ये Python के अंदर अवेलेबल है, जिससे आप डाटा के साथ वर्क कर सकते हो. तो ये 2 लाइब्रेरी से आप डाटा पे काम कर सकते हो, और उस डाटा को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप Matplotlib को यूज कर सकते हो. तो जो डाटा एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट है दैट कैन बी हैंडल्ड बाय Matplotlib, whereas to store and retrieve the data you can use this NumPy as well as Pandas library. Okay, so I hope you have understood more about this data access as well. So thank you, and this was the end of this particular chapter. Thank you.